नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय जगताप और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल अक्षय टॉक्स। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में स्थित प्रयोगशाला और उसमें रह रहे अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और एस्ट्रोनॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक ये नहीं सुना कि स्पेस में भी एक लेबोरेटरी है, वहाँ पर भी एक प्रयोगशाला है, उसमें भी लोग रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले है। तो मेरा एक निवेदन है कि वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें। हमारे मेन टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेस में लोग क्यों रहते हैं। तो स्पेस में जाने का उनका मकसद क्या है। तो एक्चुअली जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो वैज्ञानिक है, वो स्पेस में रहते हैं और इसलिए रहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए जा सके। तो अगर आपको ये लगता है, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि वो वहाँ पर क्यों रह रहे हैं, एक्चुअली वो स्पेस में जाने की ज़रूरत क्या है, तो इसका आंसर है कि पृथ्वी पर हम जीरो ग्रेविटी नहीं बना सकते और कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसे हम स्पेस में ही जाकर करना पड़ता है। जैसे कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट्स है, केमिकल के साथ है, जो फ्लूइड्स के साथ है, वो वहाँ पर जाकर उन्हें करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेस में रहने के बाद ह्यूमन बॉडी पर क्या असर होता है वो भी वहाँ पर रहकर चेक करते हैं। जो बीज है वहाँ पर जाकर वो चेक करते हैं कि उनको फलित कैसे किया जाए, बीज से पौधा स्पेस में कैसे उगाया जाए, इस पर भी एक्सपेरिमेंट स्पेस में होते रहते हैं। और इसी तरह के बहुत सैकड़ों एक्सपेरिमेंट है वहाँ पर किए जाते हैं। अंतरिक्ष में रहने की वजह से जीरो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण और जो सोलर रेडिएशन है उससे उनके बॉडी पर क्या इफेक्ट आता है उसका वहाँ पर स्टडी किया जाता है। जैसे कि वहाँ पर अगर ग्रेविटी नहीं तो जो फोर्स वहाँ पर उन्हें पृथ्वी पर हम लगाते हैं कुछ वेट उठाने के लिए, चलने के लिए, वो वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके कारण क्या होता है, जो उनके बोन हैं वो वीक हो जाते हैं, बोन मास घट जाता है, उनके मसल्स वीक पड़ने लग जाते हैं। उसका जो इफेक्ट है बॉडी पर उसका वहाँ पर स्टडी किया जाता है। और जो सोलर रेडिएशन है उससे उनके बॉडी पर आगे जाकर कुछ कैंसर वगैरह हो सकता है क्या, वो भी ब्लड सैंपल्स लेके चेक किया जाता है। जो समस्या है बोन मास लूज होने की, उससे लड़ने के लिए वहाँ पर क्या किया है कि जिम्स बनाए गए हैं, जो स्ट्रेचेबल बैंड्स होते हैं उसकी मदद से, और जो न्यूमेटिक सिलेंडर्स होते हैं उसकी मदद से वहाँ पर वो बनाए गए हैं। तो आगे जाकर ये सवाल आता है कि वो वहाँ पर स्पेस में जाते कैसे हैं। तो इसका जवाब है कि रॉकेट्स में बैठकर या फिर जो स्पेस शटल है उसमें बैठकर वहाँ उनको यहाँ से लॉन्च किया जाता है। और हैरानी की बात यह है कि आप सुनकर ज़रूर हैरान हो जाएंगे कि जो स्पेस शटल या फिर वो जो रॉकेट है यहाँ से ISS तक जाता है, उसका स्पीड कितना होता है। वो होता है 28,165 किलोमीटर प्रति घंटा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, 28,165 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ से उसे लॉन्च किया जाता है ISS की तरफ जाने के लिए। और इससे भी बड़ी हैरानी की बात है, जो ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसकी भी रफ्तार 28,165 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो आपको लगता होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, इतनी स्पीड की ज़रूरत क्या है ISS के लिए। तो इसका आंसर है कि एक क्रिटिकल वेलोसिटी एक टॉपिक है फिजिक्स में, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसमें आप जान सकते हैं कि स्पीड की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कोई भी चीज़ को अगर आपको जो पृथ्वी की कक्षा में घुमाना हो कंटिन्यूसली, तो उसको स्पीड में रखना पड़ता है। जो ग्रेविटेशन और सेंट्रिपिटल फोर्स है वो थामे रखती है पृथ्वी उस ऑब्जेक्ट को। लेकिन अगर जो स्पीड है जो सर्टन लिमिट से अगर नीचे चला जाए तो क्या होगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो पृथ्वी पर गिर जाएगा, यानी कि ISS से पृथ्वी पर गिर जाएगा अगर उसका स्पीड कम हुआ तो। और स्पीड ज़्यादा हुआ तो स्लिंग शॉट की तरह घूमते घूमते वो अपनी कक्षा से निकलकर सीधा स्पेस में जाएगा, खो जाएगा। इसलिए ये रफ्तार बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके मन में ये सवाल आया होगा अभी तक कि अगर हम पृथ्वी पर कार चलाते 100, 150, 200 किलोमीटर की रफ्तार से तो एक धक्का लगता है पीछे की तरफ, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। से क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमें फोर्स महसूस होता है। तो वो वहाँ पर होता है क्या, तो वो कहाँ पर महसूस होता है, जो स्पेस शटल और रॉकेट से लॉन्चिंग के टाइम उनको वहाँ पर महसूस होता है, जिसको हम जी फोर्स भी कहते हैं। जी फोर्स की वजह से उल्टा धक्का लगता है और कुछ एस्ट्रोनॉट्स तो बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन ISS में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर ना ग्रेविटी है ना एयर ड्रैग, तो वहाँ पर उनको स्पीड का पता नहीं चलता अंदर बैठ के। लेकिन जो पृथ्वी के लोग हैं उनको पता है कि इतने स्पीड से वो गुजर रहा है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है करके।
चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है और कितना बड़ा है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वो एक अमेरिकन फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है। जो इसकी टोटल लंबाई है, जो लेंथ है, वो 310 फीट यानी कि 94 मीटर, और जो उनका प्रेशराइज एरिया है, चैम्बर्स है जिसमें लोग रहते हैं, उसकी लेंथ 218 फीट यानी कि 67 मीटर के आसपास है। और जो अंदर का आयतन है जिसमें कि लोग रहते हैं, जो अंदर वाला जो स्पेस है वो टोटल है 916 क्यूबिक मीटर। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको कुल 6 क्रू मेंबर्स के रहने लायक बनाया गया है। वो अंदर से 5 बेडरूम वाले घर जितना बड़ा है, यानी, और इसकी कंपैरिजन अगर हम विमान से करते 747 जेट से, जंबो जेट से, तो जो इसका अनुपात होगा 2 747 विमानों जितना बड़ा है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कुल वजन 4,58,000 किलोग्राम है। ये बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो इसका वजन भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इसमें जो हैवी मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं इसकी वजह से इसका वेट बहुत ही ज़्यादा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर जो सोलर पैनल्स या फिर सोलर एरे लगे हैं 8, जो हो वो हर घंटे 70 से 90 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस एनर्जी का यूज़ जो सिस्टम्स हैं उनको चलाने के लिए और टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाने के लिए, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए यूज होता है। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके बाहरी तरफ कुछ रोबोटिक आर्म्स लगाई गई है। इससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कुछ रिपेयर से मेंटेनेंस के काम किए जाते हैं या फिर उसके विस्तार के काम इससे किए जाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका विस्तार हमेशा कैसा जाता आ रहा है। उस जो टेक्नोलॉजी है जो विस्तार की, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ आगे जाकर जो बड़े बड़े स्पेसशिप बनाई जाएंगी मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए, उसके लिए किया जाएगा। और जो स्टडी किया गया है जो अंदर लोग रहते हैं ISS में, उन पर क्या असर होता है, वहाँ पर जो टेम्परेचर, वातावरण या फिर मेंटल स्ट्रेस है, क्योंकि उनको बहुत ही संकरी जगह में रहना पड़ता है, जैसे कैद में रहते हैं, बाहर नहीं जा सकते। जो मानसिक स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, बोन मास लूज होना, रेडिएशन का असर होना, इसका उनके बिहेवियर और उनके जीवन पर क्या असर पड़ता है, इसका भी एनालिसिस किया जाता है। और ये यूज़ किया जाएगा जब हम किसी को भेजेंगे मंगल ग्रह पर, क्योंकि मंगल ग्रह यहाँ से बहुत ही दूर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम हमें 1 साल लगेगा और वापस आने के लिए 1 साल लग जाएगा, और वहाँ पर रिसर्च वगैरह करने के लिए 6-7 महीने, यानी टोटल जो ड्यूरेशन है घर से दूर रहने का वो करीबन 2.5 साल या उससे ज़्यादा हो सकता है। इसलिए वहाँ पर देखा जाता है और इम्प्रूवमेंट की जाती है कि कैसे मेंटल जो एबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, फिजिकल एबिलिटीज़ को स्पेस में कैसे बढ़ाया जाए, और जो इक्विपमेंट है एग्जिस्टिंग उसकी स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कैसे बढ़ाई जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस का एटमॉस्फेयर है उसको झेल पाए। जो ISS में लोग रहते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, उनका अगर खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है, पानी ख़त्म हो जाता है, तो उनको वो कैसे दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं कि एक रॉकेट में वो सब जो पेलोड है, जो जैसे उनको लगने वाले इक्विपमेंट्स, उनको लगने वाला खाना, पानी, ऑक्सीजन, फ्यूल्स, वो सब भर के स्पेस में रवाना कर दिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा हो चुका है कि वो स्पेस शटल जो रॉकेट से वो गुम गए, स्पेस में खो गए या फिर डिस्ट्रॉय हो गए, विस्फोट की वजह से वो नष्ट हो गए। तो उस टाइम उनको बहुत, जो एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पर रह रहे हैं, तो क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, कम पानी में उनको गुजारा करना पड़ता है, कम खाने में, और जो मौजूदा इक्विपमेंट्स है, जो कपड़े है, उसी में उनको एडजस्ट कर लेना पड़ता है। अब हम जानेंगे कि ISS को आखिर किसने बनाया, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आखिर इसको किसने बनाया है और इसमें बनाने के लिए कितना खर्चा अभी तक आ चुका है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज है उन्होंने मिलकर बना है। जो पहली है वो नासा है, जो अमेरिका की नासा, दूसरी है रशिया के रॉसकोमॉस, जापान की जेक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको बनाया है। और अब तक जो इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो बनाने की कॉस्ट, और जो यहाँ से जो रॉकेट्स वगैरह भेजी जाती है उसकी टोटल कॉस्ट है वह 160 अरब डॉलर से भी ज़्यादा है। अभी तक जितना भी मानव निर्माण है, मानव ने जितनी भी चीज़ें बनाई इंसान ने, उसमें से सबसे महंगी चीज़ है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि यहाँ से स्पेस में सिर्फ 1 पाउंड यानी कि 450-500 ग्राम वजन भेजने के लिए $90,000 से भी ज़्यादा खर्च आता है। अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होने वाली कुछ अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जब भी कोई पानी गिराता है या फिर गिरता है तो सीधा वो फ्लोर पर नहीं गिरता, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन नहीं है। तो क्या होता है
कि पानी हवा में ही तैरता रहता है एक स्फेरिकल बॉल के रूप में, क्योंकि जो पानी है उसका जो सरफेस टेंशन है उसकी वजह से वो गोलाकार ले लेता है और नीचे नहीं गिरता। अगर आप उसको ऐसा धक्का दे तो हवा में ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वहाँ पर पानी की कमी रहती है, क्योंकि वहाँ पर सीधा पानी की सप्लाई है नहीं, तो उनको पानी को रीयूज़ करना पड़ता है। तो जो हमारे नाक के द्वारा आने वाले गर्म हवा जो जिसमें भाप आती है पानी की वेपर से, जो मुंह से बात करते वक्त आने वाले वेपर से, हमारा जो पसीना है और हमारी यूरिन भी वहाँ पर रिसाइकल की जाती है। रिसाइकल करके उनको फिर से वही चीज़ें पीनी पड़ती है या फिर यूज़ करनी पड़ती हैं। वहाँ पर कुछ एयर कंडीशनर्स या फिर जो एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं जो हवा को हमेशा साफ़ सुथरा रखते हैं, और जो कुछ डेब्रिज अगर आ गए जैसे कि नाखून वगैरह कट कर ले तो उसको भी वो अंदर खींच लेते हैं। उसी के साथ साथ वो वहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट या फिर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं जो फ्रेश ऑक्सीजन को सप्लाई करते रहते हैं। आईएसएस के लोगों को तभी फ्रेश खाना मिल पाता है जब कोई जो फूड सप्लाई वाला रॉकेट है वहाँ पर पहुँचता है, तभी उनको फ्रेश खाना है जो कुछ ही दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले बना है वही खाने को मिलता है। वरना बाद में क्या होता है कि खाना सूख जाता है। इसलिए उनको क्या किया जाता है कि जो वैक्यूम पैक्स है उसमें डिहाइड्रेटेड फूड्स उनको सप्लाई किए जाते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है, जो डिहाइड्रेटेड फूड है उसमें पानी मिलाकर गर्म करके वही खाना उनको खाना पड़ता है, और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, पेट खराब होना वगैरह वगैरह। और इंटरेस्टिंग और ख़राब बात यह भी है कि जब कोई एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाता है पहली बार तो उसको बहुत सारे उल्टियाँ और इंडाइजेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी पर जब हम खाना खाते हैं तो ग्रेविटी के मदद से वो पेट में चला जाता है और डाइजेस्ट अच्छे से होता है, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। और स्पेस में और एक प्रॉब्लम है कि आपके हेयर से हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको नीचे खींचने वाली ग्रेविटी नहीं होती। तो और एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल के लिए रहते हैं, लेकिन उतने टाइम पीरियड के लिए वो वहाँ पर नहा नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं नहा सकते। इसका रीज़न ये है कि अगर पानी ऊपर डालेंगे तो ऊपर ही रह जाता है, बॉडी के ऊपर से फ्लो नहीं होता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि वो पेपर टॉवल्स लेते हैं, उसको गीला करके उनकी अपने बॉडी को साफ सुथरा करते हैं, और कपड़े भी उनको वही पहनने पड़ते हैं बार बार, क्योंकि कपड़े भी नहीं धो सकते आईएसएस में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आप सीधे खड़े रह गए तो आपको लगेगा सीधा मैं खड़ा हूँ, अगर आप टेढ़े हो गए तो आपको लगेगा सीधा ही हूँ, अगर आप लेट गए तब भी आपको लगता है सीधा हूँ। वहाँ पर उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा इसकी सेंसेशन आईएसएस पे नहीं होते। इसके कारण वो जो एस्ट्रोनॉट्स है उनको कुछ नहीं दिक्कत की, मतलब छत पर बैठ कर काम करना है, किधर भी काम करने के लिए उनको कुछ दिक्कत नहीं है। और जब उनको सोने का टाइम होता है, जब वो सोने के लिए जाते हैं तो सीधा किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं सो सकते, क्योंकि वो सो गए तो हवा में ही तैरते रहेंगे, आगे पीछे धक्के लगेंगे, उनको गिर सकते, मतलब चोट लग जाएगी। तो इसके सोल्यूशन में वहाँ पर क्या है कि स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड किए, जो स्लीपिंग बैग्स के ऊपर चेन लगाई जाती है। तो स्लीपिंग बैग्स की चेन खोल के उनको अंदर जाके जो चेन है उसको लगा के अंदर ही सोना पड़ता है। तो ये भी एक दिक्कत है जो हम आम तौर पे जो घर पे सोते हैं वैसा वहाँ पर नहीं सो सकते। और जैसा कि हमने देखा कि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, तो उनको जो फ्लोर है वहाँ पर उस जो आईएसएस का फ्लोर है वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स नहीं चल सकते, उनको हमेशा हवा में ही उड़कर सफ़र करना पड़ता है। एग्जैक्टली कहे तो सुपरमैन की तरह वो यहाँ से वहाँ उड़कर ही जाते हैं। आईएसएस की जो रफ्तार है वो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार है। इसके कारण क्या होता है कि वो पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी सिर्फ 90 मिनट में कर लेता है, यानी कि 1.5 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है। और अगर हम एक 24 घंटे का टाइम पीरियड है उसको कैलकुलेट किया जाए तो एक दिन में वो 16 चक्कर काट लेता है पृथ्वी की, यानी कि 16 बार दिन होता है और 16 बार रात होती है आईएसएस पे। और इस सब का जो इम्पैक्ट है, जो जब दिन में आईएसएस होता है सूरज की रोशनी में, तो हाई रेडिएशन आते हैं, उस पर हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है आईएसएस को। और जब रात वाली जगह जाते हैं तो एकदम जमा देने वाली ठंड होती है वहाँ पर। इसके कारण क्या होता है कि अचानक से टेम्परेचर बदलाव होते हैं।
सडन गर्मी और सडन ठंड की वजह से वहाँ के जो इक्विपमेंट्स है वो बार बार खराब होते रहते हैं, और इसको रिपेयर करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट्स है वहाँ पर रहने वाले, उनको आईएसएस से बाहर जाना पड़ता है पूरे वैक्यूम के अंदर। जो रेडिएशंस के है, सोलर रेडिएशंस या ठंड है, उसका सामना करते हुए उनको बाहर जाना पड़ता है। तो बाहर जाने के लिए वो क्या करते हैं, स्पेस सूट से उनका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस सूट पहन के वो बाहर जाते हैं, कुछ रिपेयर्स मेंटेनेंस का काम करके वापस आते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको बहुत खतरा होता है स्पेस डेब्रिज से। जो डेब्रिज यानी कि या फिर कहे कि माइक्रोमीटियर्स, एक गेहूं या फिर चावल जितने दाने वाले जो पत्थर है, वो बहुत ही स्पीड से स्पेस में ट्रैवल करते हैं। उनका स्पीड होता है कम से कम 40,000 किलोमीटर से लेकर 90,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो घूमते रहते हैं। अगर गलती से भी एक भी माइक्रोमीटियर स्पेस सूट को लग जाए तो उसमें छेद हो जाएगा और बहुत ही बड़ा दुर्घटना वहां पर हो सकती है। और ये जो माइक्रोमीटियर से बार बार आईएसएस से भी टकराए हैं, उसमें भी लीकेज हुए हैं, लेकिन उसको रिपेयर करके मेंटेन करके उसको अभी तक रखा गया है। हाल ही में एक रशियन एस्ट्रोनॉट को आईएसएस में कुछ क्रैक्स दिखे, तो उन्होंने कहा है कि अभी तो ये सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2030 तक ही ये आईएसएस है वो काम कर पाएगा। तो जो नासा है और जो स्पेस एजेंसीज है उनको मनाने वाले, तो उन्होंने क्या कहा है कि स्पेस स्टेशन का जो प्रोग्राम है 2030 तक ही चलाया जाएगा, और 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को समुद्र में गिराया जाएगा। यानी कि 2030 में इस बड़ी अकल्पनीय जो परियोजना है, जो बहुत ही क्रिटिकल इंजीनियरिंग है, बहुत ही खर्चीला जो प्रोग्राम है, उसका 2030 में हो जाएगा। ये बड़ी ही दुख की बात है। तो वीडियो को खत्म करने से पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर आपको मौका मिले आईएसएस में काम करने का, तो आप क्या जाना चाहेंगे, वहां पर जाके रहना पसंद करेंगे? तो इसका जवाब आप हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपके लिए लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।